मूवी द सी इनसाइड, और इस मूवी में राइट टू डाई को सपोर्ट किया गया है। इस मूवी का जो हीरो है वह एक ऐसी पैरालिटिक कंडीशन में होता है जो कि वह ठीक नहीं हो सकता, तो वह सोचता रहता है कि वह खिड़की से कूद जाए और अपने जीवन को खत्म कर ले। और ऐसा वो कल्पना में कर भी लेता होता है ना, हम इमेजिनेशन में कई ऐसे काम कर लेते हैं जो कि हमसे रियल लाइफ में नहीं हो रहे। अब चूंकि वह पूरी पैरालिटिक कंडीशन में था और वह खुद ऐसा नहीं कर सकता, तो उसकी जो इमेजिनेशन एक कल्पना है, कल्पना में वो उठता है और खिड़की से कूद जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो उड़ने लगता है अचानक, और ये जो उड़ना था वह इस बात को रिप्रेजेंट करता है, वह इस बात का प्रतीक है कि अब वह अपना जो सफरिंग था, जो अपना पेन था, उससे वो आजाद हो गया। और इसी सफरिंग और इसी पेन से खुद के बेटे को आजाद कराने के लिए हाल ही में एक हार्ट ब्रेकिंग अपील अपने पेरेंट्स के द्वारा दायर की गई कि उनके बेटे को जो यूथनेशिया है वह दिया जाए, है ना, जो मरने का अधिकार है वह दिया जाए। राइट टू डाई की बात उन्होंने कही। ऐसा आखिर क्यों हुआ? आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें आर्टिकल 21, आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं। देखो, अगर हम जिन पेरेंट्स के द्वारा अपील दायर की गई, राणा फैमिली की अगर हम बात करें, तो इनकी टोटल मंथली इनकम लगभग 28,000 के आसपास थी, जिसमें कि 27,000 उनके बेटे के मेडिकल एक्सपेंसेस पर खर्च हो जाते थे। और इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब ये देखा कि लास्ट पिछले 11 साल से वो कंटिन्यू सफर कर रहा है अपने उसी सेम स्टेज से, किसी तरह का कोई 1% भी उसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। 2013 से वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। और इस स्टेट में क्या होता है, आप देखेंगे कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई में आपने देखा था कि आंखें खुली हुई थी एक की, और साथ में वो सुन सकता था कुछ कुछ, है ना, लेकिन उसकी प्रॉपर जो मेडिकल कंडीशंस है वो किसी तरह की नहीं थी। तो यहां पर अगर 10 11 साल 12 साल किसी ऐसे पेशेंट को हो जाते हैं कि अब उसके ठीक होने की गुंजाइश नहीं होती है, तब ऐसे में राइट टू डाई का अधिकार क्या हमारा आर्टिकल 21 देता है? तो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसकी व्याख्या की, इसको इंटरप्रेट किया कि राइट टू लाइफ के साथ साथ हमें यह भी अधिकार है कि हम अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी बनी रहे हमारी लाइफ की, इसलिए राइट टू डाई भी होना चाहिए। तो यहां पर देखो बेसिकली क्या है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में यह अपील दायर की गई कि बेसिकली उसे पैसिव यूथनेशिया जो है वह दिया जाए, है ना। तो पैसिव यूथनेशिया में ये होता है कि जो भी लाइफ सपोर्ट है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, और भी लाइफ सपोर्ट कंडीशंस, उनको हटा दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस अपील को डिक्लाइन कर दिया गया, एक रिक्वेस्ट को, क्योंकि इसमें यह कहा कि एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि उसको लाइफ सपोर्ट पे होना चाहिए, बट उसे किसी तरह का कोई लाइफ सपोर्ट तो है नहीं। तो यहां पर इस बात को कहते हुए जो है वह यूथनेशिया की कैटेगरी में ये नहीं आता। गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो फैमिली को किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला, और वो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो अब ये चाहते हैं कि उस बेटे के जो ऑर्गन है वह किसी और की लाइफ को सेव करने के लिए दे दिए जाए। तो बेसिकली देखो कि यहां पर देखा कि अगर नर्स का कॉस्ट जो है वह मंथली 27,000 आ रहा है, 28,000 उस घर की इनकम है, तो ऐसे में वह कैसे वेयर करेंगे? तो यहां पर पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, इन सबके लिए कुछ करता है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो कहां शामिल है? सबसे पहली बात है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये है ना। अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो स्टेट सब्जेक्ट है। आप अगर डीपीएसपी की बात करेंगे, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास ये एक तरह से लाइबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का ये उत्तरदायित्व है कि वह लोगों के वेलफेयर के लिए प्रयास करे, है ना। तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ तो आता है। तो इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो मेडिकल असिस्टेंट जो है वह पेशेंट्स को दे, और एक ऐसा ग्रुप, चाहे स्टेट की बात करें, रिस्पेक्टिव यूटीज की बात करें, एक ऐसा ग्रुप जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस वेयर नहीं करता, तो उसके लिए कई हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पब्लिक, इस तरह के जो हॉस्पिटल्स है उसकी व्यवस्था है। साथ ही कई मिशन चलाए गए, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है ना। इसके अलावा नेशनल रूरल एंड अर्बन हेल्थ मिशन है, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जा सके। यूथनेशिया की अगर हम बात करें तो 3 लैंडमार्क जजमेंट्स इसके बारे में कहे जाते हैं। यूथनेशिया के बारे में 3 जजमेंट्स हैं। फर्स्ट देखो, बहुत लंबे समय से जो ये दया मृत्यु है, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु, ये एक डिबेट का विषय रहा। एक पहला केस आता है 1996 में, ज्ञान कौर केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट यहां पर कहता है यूथनेशिया के लिए, लेकिन ये कानून बनाने के लिए
पार्लियामेंट पे छोड़ देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको एड्रेस किया गया। बेसिकली इस मामले में हुआ क्या था कि ज्ञान कौर और उनके हस्बैंड के द्वारा जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया गया था। आपको पता होगा कि इंडियन लॉ में किसी को सुसाइड के लिए उकसाने पर 10 साल की सजा आईपीसी में दी गई है ना। तो यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को शामिल नहीं किया जा सकता। मरने और मारने का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा नहीं है। दूसरा केस आता है 2011 में अरुणा शानबाग केस। इनकी स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि 10-11 साल हो चुके थे, ये एक सेम कंडीशन में थी, एक बेड पर कुछ सपोर्ट्स मेडिकल सपोर्ट के द्वारा, ठीक है, ये अपना जो इनका जो सांसें हैं वह चल रही थी और यहां पर कोर्ट के द्वारा पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया था। लेकिन जब तक इस पर लॉ बनता, जब तक इस पर किसी तरह का कानून आता, तब तक ये डेथ कर जाती हैं। तो पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट, जो भी लाइफ सपोर्ट है उसको विदड्रॉ कर लिया जाता है। तो देखो यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूवल तो दे दिया गया था, लेकिन इसके पहले ही क्या अप्लाई हो पाता, जो पेशेंट है वह उनकी डेथ हो जाती है। 2008 में एक एनजीओ कॉमन कॉज के द्वारा, कॉमन कॉज केस में, कॉमन कॉज एक एनजीओ जिसके द्वारा ये अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि राइट टू डाई भी होना चाहिए, है ना। और इसमें देखेंगे कि दो कॉन्सेप्ट्स जो है वे चर्चा में आते हैं, एक लिविंग विल और एक पेशेंट डिसीजन, ठीक है। लिविंग विल में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से आप अपनी संपत्ति का जो पावर ऑफ पुटर्नी है वह बनाते हैं, उसी तरीके से आप लिविंग विल भी बना दें और किसी को नॉमिनी बना दें कि अगर आपकी कंडीशंस ऐसी है कि पेशेंट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा जैसे कि नॉमिनी बनाया गया है वो परमिशन देगा कि हाँ इन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है और इनसे लाइफ सपोर्ट को हटाया जा सकता है। दूसरा, इसमें मेडिकल बोर्ड की भी बात की गई कि अगर मान लीजिए कि लिविंग विल ऐसा है कि एप्लीकेबल नहीं हो रहा है या फिर ऐसी कंडीशंस नहीं मिल पाती है कि पेशेंट जो है वह परमिशन देने की स्थिति में हो, तब ऐसे में एक मेडिकल बोर्ड जो है वह निर्देश देगा, उसके आधार पर जो पैसिव यूथनेशिया है वह दिया जा सकता है। तो यहां पर देखो अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था 2011 में, और इसमें पैसिव यूथनेशिया की बात कही थी और इसमें विदड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट की बात की थी, ठीक है, कि अगर जो पेशेंट है वह एक वेजिटेटिव स्टेट में, एक ऐसी स्थायी स्टेट में है कि उसमें किसी तरह का रिफॉर्म नहीं हो सकता, तब ऐसे में अल्टीमेट इसमें जो है वह यूथनेशिया दिया जा सकता है। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको राइट टू लाइफ तो है, बट डिग्निटी के साथ आपको मरने का अधिकार है, और चूंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है। सो कोर्ट के द्वारा कुछ इसके लिए गाइडलाइंस जो है वह दी गई थी, प्रेस्क्राइब्स की गई थी कि किस तरीके से जो पेशेंट है उसे पैसिव यूथनेशिया दिया जाएगा। अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मर्सी किलिंग, दया मृत्यु 5 तरह की होती है बेसिकली, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यूथनेशिया की बात करते हैं तो यूथनेशिया को मर्सी किलिंग के रूप में भी जाना जाता है, और एक ये एक्ट है जिसमें कि किसी जो पेशेंट है वह अपनी लाइफ को एंड करने के लिए, चूंकि वह इतनी सफरिंग कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिसीज से, उससे वह मुक्त होना चाहता है, क्योंकि अब उस बीमारी का उसे कोई इलाज समझ में नहीं आता, उसकी कंडीशन में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होता, और इसे ही क्लासिफाई किया जाता है, जिसका एक टाइप है एक्टिव एंड पैसिव। वर्ल्ड की अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूथनेशिया लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि इंडिया में लीगलाइज किया गया है पैसिव यूथनेशिया को, है ना, और इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जापान है, उसमें भी किया गया, ठीक है। नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, इन सब की बात करें तो इसमें एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया दोनों को ही परमिशन जो है वह दी गई है। इसके अलावा डाइंग को अलाउ किया गया है, जैसे कि हम बात करें इक्वाडोर की, पुर्तगाल की एंड यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर राइट टू डाई का जो राइट है वह भी एक पेशेंट को दिया गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ के साथ साथ बहुत क्लियरली आपको राइट टू डाई भी देता है?